Greetings to all students. So this is our next lecture and today's topic is methods of tunneling in rocks and shape of tunnels. So in the previous lecture we have seen the tunnels, their terminology and classification of tunnels. Now this is the next part of the tunnels in which we will going to discuss about the methods of tunneling in rocks and in soil and shape of tunnels. So let's start with the next topic, that is methods of tunneling in the rock. So as we have discussed and as we have known how the tunnel are formed and what is tunnel. So tunnel is nothing but a passage or route which are formed, which are constructed beneath the ground surface, whether it is the rock, soil or water body. सो टनल एक रॉक पैसेज है, एक रूट है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमें ले जाता है, एक ट्रैवलिंग रूट है, ठीक है। या तो वो रोडवेज हो सकते हैं, रेलवे लाइंस के लिए हो सकते हैं या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो बनाई जाती है, दे आर टनल्स। टनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टनल्स आर टाइम कंज्यूमिंग, ट्रैफिक कंज्यूमिंग एंड टू अवॉइड द ट्रैफिक, टू अवॉइड द कंजेस्टेड area or to avoid and to maintain the time, the tunnels are very important. So tunnels की classification हम देख चुके हैं. There are two main basic classification, that is classification which is based on purpose and in which we have three types, that is traffic tunnels, hydropower tunnels and the last is public utility tunnels. And second classification which is based on geological aspect, in which we have seen two types of tunnel, that is rock tunnels and earth tunnels. Now we will discuss the methods of tunneling which is depend on size, shape of tunnels, available equipments and type of rock formation etc. So जैसा कि हमें पता है अलग अलग टाइप के टनल्स हैं, अलग अलग लिथोलॉजी के हिसाब से हम टनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सकवेट करते हैं. सो देयर आर सम मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल. और ये जो मेथड है ये डिपेंड करते हैं हमारे साइज़ ऑफ टनल पे, टनल के शेप पे, उसकी अवेलेबल इक्विपमेंट पे और टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन पे. मतलब किस टाइप की लिथोलॉजी और किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलता है. So these are very important point to be discussed कि किस टाइप के टनलिंग मेथड है जो डिपेंड करते हैं वेरियस पर्पस पे, साइज एंड शेप ऑफ टनल, उसके इक्विपमेंट पे एंड लिथोलॉजी, टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है. सो देयर आर थ्री popular methods which are used for making the tunnels. The first is full phase method, second is heading method or bench method and the third and last is drift method. So तीन मेन मेथड है जिसके ज़रिए हम टनल्स एक्सकवेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो पहला है हमारा फुल फेज मेथड, दूसरा है हीडिंग एंड बेंच मेथड एंड तीसरा है ड्रिफ्ट मेथड. तो हम एक के बाद एक वन बाय वन वी विल सी all these methods. So first we will see the full phase methods. So full phase method means whole section of the tunnel is attacked at the same time. This method is not useful for unstable rock. फुल फेज मेथड में क्या होता है, जब भी हम एक्सकवेट करते हैं कोई पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन पे, सॉइल पे या माउंटेन में, तो वहाँ पे जो हम अटैक करते हैं या तो हम ब्लास्टिंग के थ्रू अटैक कर सकते हैं या हमारे जो जेसीबी होता है उसके थ्रू अटैक कर सकते हैं. ठीक है. डिपेंड करता है हमारे रॉक फॉर्मेशन पे. अगर वहाँ का जो रॉक टाइप है वो स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो हम वहाँ पे नॉर्मली जेसीबी के थ्रू अटैक करते हैं.
बुलडोज़र जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू अटैक करते हैं, या फिर अगर हार्ड रॉक है तो वहाँ पे हम ब्लास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ का जो मटेरियल है रिमूव हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्रैक्ड हो जाता है, जो इजीली हम एक्सकेवेट कर सकते हैं। तो फुल फेज मेथड में हम एक सेक्शन को पॉइंट करके, सेंटर को पॉइंट करके हम उस पॉइंट पे अटैक कर सकते हैं एट द सेम टाइम, और उस सेम टाइम में हम मोस्ट द पार्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं फुल फेज मेथड। बट ये जो मेथड है वो हर बार यूज़फुल नहीं होता है। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अनस्टेबल रॉक। जैसे कि मैंने बताया है कि टनलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस और डेंजरस होता है, बिकॉज टनलिंग के एक्सकेवेशन के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं जहाँ पे नुकसान होता है, ह्यूमन बींग्स को लॉस होता है। इवन एक्सीडेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द जो लेबर्स होते हैं उनके एक्सीडेंट होने की वजह से कभी फ्रैक्चर आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो फुल फेज मेथड होता है ये हम वही जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हार्ड रॉक है, क्योंकि हार्ड रॉक में एट अ टाइम या तो हम ब्लास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग मेथड एक पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे ब्लास्टिंग मेथड होता है, एंड ड्यू टू ब्लास्ट उस एरिया का जो रॉक है, रो फॉर्मेशन है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है हम अनस्टेबल रॉक पे नहीं कर सकते। हमें स्टेबल रॉक चाहिए, मतलब हार्ड रॉक चाहिए उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अगर अनस्टेबल रॉक होगा तो वो पूरा के पूरा कोलैप्स हो जाएगा, और जो हमारा मोटिव है टनल का वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो फुल फेज मेथड है वो मैक्सिमम हम हार्ड रॉक में ही करते हैं, हार्ड फॉर्मेशन में करते हैं, जहाँ पे स्टेबल रॉक है और जहाँ पे अनस्टेबल रॉक है। तो अनस्टेबल रॉक में फुल फेज मेथड इज़ नॉट यूज़फुल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फुल फेज मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हमें होल सेक्शन जो है टनल का इज़ डायरेक्टली अटैक एट द सेम टाइम, और उस डायरेक्टली अटैक की वजह से हमें जो रिमूवल है, जो एक्सकेवेशन है, वो डायरेक्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है उस एक्सकेवेट करना। और ये जो मेथड है फुल फेज मेथड इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अनस्टेबल रॉक। ठीक है, अनस्टेबल रॉक के लिए यूज़फुल नहीं है, स्टेबल रॉक होना चाहिए। उसके बाद है हीलिंग एंड बेंच मेथड, इसको हीलिंग मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ड्राइविंग ऑफ द टॉप पोर्शन इन एडवांस ऑफ द बॉटम पोर्शन। इट इज़ यूज्ड व्हेन टनल सेक्शन इज़ वेरी लार्ज एंड क्वालिटी ऑफ रॉक इज़ नॉट गुड। ये जो हीटिंग और बेंच मेथड होता है इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली पोर्शन पे अटैक नहीं करते, इसमें हम थोड़े थोड़े पोर्शन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज़ ये वाला जो मेथड है हम उसी जगह पे यूज़ करते हैं जो जहाँ पे रॉक की क्वालिटी गुड नहीं है, जहाँ पे हार्ड रॉक नहीं है, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक है और थोड़े से लूज सेडिमेंट है, उस पोर्शन पे हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे तो कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो हीलिंग और हीटिंग मेथड है, बेंच मेथड है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन को धीरे धीरे एक्सकेवेट करते हैं, ताकि हमारे उस एक्सकेवेशन से दूसरा जो पोर्शन है वो इफ़ेक्ट ना हो। और एडवांस में मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम धीरे धीरे एक्सकेवेट करते हैं, और हम इस तरीके से एक पोर्शन होने के बाद देन दूसरा पोर्शन, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉक वाइज बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से हम एक्सकेवेट करते हैं हमारी टनल्स को। ठीक है, और ये जो मेथड है हम लूज सेडिमेंट्स में करते हैं जहाँ पे रॉक की क्वालिटी गुड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे फुल फेज मेथड में हम फुल फेज मेथड अनस्टेबल रॉक में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कोलैप्स के चांसेस होते हैं। वैसे ही जो हीलिंग और बेंच मेथड है, यहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े पोर्शन में एडवांस में, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक वाइज। ठीक है, ब्लॉक 1 अगर हो गया देन फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, तो ऐसे एडवांस में थोड़े थोड़े पोर्शन को एक्सकेवेट करते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मेशन होता है वहाँ का जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी जो होती है रॉक की, वो गुड नहीं होती। तो इस टाइप के मेथड उस टाइप के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं जहाँ की रॉक क्वालिटी गुड नहीं होती है, और हम थोड़े थोड़े पार्ट को एक्सकेवेट करते हैं, और इस तरीके से एक पूरा लार्ज टनल्स हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो ये है हमारा हीटिंग एंड बेंच मेथड। उसके बाद है लास्ट में हमारा ड्रिफ्ट मेथड। सो इन दिस मेथड रॉक टनलिंग कैरिड आउट फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहले
ड्रिफ्ट मेथड होता है, हम ड्रिफ्टिंग करके ही हम रॉक को यूज़ कर सकते हैं, रॉक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ इग्नोर दिस इन, देयर इज़ अ फुल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, रॉक टनलिंग कैरिड होती है ड्रिफ्टिंग मेथड से। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट क्या है, ये ऑलरेडी हम इग्नेस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब एक छोटे छोटे से कॉलम लाइक सेक्शन बनाना, जहाँ पे हम धीरे धीरे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन एक के बाद एक उस एक्सकेवेट करते करते एक पर्टिकुलर लेंथ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्टिंग मेथड होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इस तरीके से हम ड्रिफ्टिंग मेथड करते हैं। ड्रिफ्टिंग मेथड भी हमें अनस्टेबल रॉक में नहीं कर सकते, बिकॉज ड्रिफ्टिंग मेथड का ये एक रूल है कि हम विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्टिंग हम सेक्शन वाइज वन बाय वन, एक सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके एक के बाद एक पहले डिवाइड करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं उसका सेक्शन 1 का, देन सेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद फिर हम सेक्शन 2 पे जंप करते हैं, फिर उसकी ड्रिफ्टिंग करते हैं। तो ऐसे वन बाय वन थ्रू दी सेक्शन हम एक के बाद एक कंप्लीट करते हुए उस पर्टिकुलर टनल को एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर 3 बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स। सो सबसे पहला हमने देखा है फुल फेज मेथड, देन सेकेंड है हीलिंग और हीडिंग मेथड, एंड लास्ट इज ड्रिफ्ट मेथड। सो हीलिंग और हीडिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अनस्टेबल रॉक में नहीं कर सकते, और जहाँ पे रॉक की क्वालिटी गुड ना हो वहाँ पर हम ये मेथड करते हैं। तो आपको ये तीनों रॉक को सिर्फ देखना नहीं है, आपको तीनों मेथड को समझना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। सो फुल फेज मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम होल सेक्शन पे एट अ टाइम एट अ पॉइंट अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन हम रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा लूजन अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली विद द हेल्प ऑफ जेसीबी आराम से हम एक्सकेवेट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय मटेरियल। और ये जो फुल फेज मेथड होता है, ये मेथड हार्ड रॉक में होता है, माउंटेन्स एरिया में होता है। माउंटेन रॉक में जब अगर कोई माउंटेन में टनल क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहाँ पर हम ये मेथड करते हैं, ठीक है। बट दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर द अनस्टेबल रॉक, मतलब जहाँ पे अनस्टेबल रॉक है, लूज सेडिमेंट्स है, लूज मटेरियल है, जहाँ पे कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे हम फुल फेज मेथड यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। फुल फेज मेथड 2 तरीके से होता है, या तो हम जेसीबी या बुलडोज़र के थ्रू हम फुल फेज मेथड कर सकते हैं, या फिर ब्लास्टिंग के थ्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्लास्टिंग के थ्रू ही फुल फेज मेथड करते हैं। कोई भी एक पॉइंट पे जहाँ पे हमें टनल करना है, वहाँ पे हम ब्लास्टिंग करते हैं, और ब्लास्टिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया का जो रॉक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ऐसे ही। तो ये जो ब्लास्टिंग मेथड है, ये भी हम वन बाय वन करते हैं, फेज़ में करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फेज़ 1 में एकदम ज़्यादा वोल्ट का ब्लास्टिंग कर दिया। फेज़ 1 में पहले थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर फेज़ 2 में मतलब धीरे धीरे हम उसका पावर बढ़ाते हैं, एंड देन लास्ट में हाई पावर अटैक होता है। तो डिपेंड करता है हमें किस टाइप का रिमूव करना है और किस टाइप का शेप ऑफ टनल देना है। अगर हमने हाई पावर ब्लास्टिंग कर दिया है तो वो ऑल पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारे जो टनल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हमें ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द टनल्स। सो ये हमारा फुल फेज मेथड हो गया। उसके बाद हीलिंग और बेंच मेथड, इसमें होता है जो छोटे छोटे पोर्शन को एडवांस में हम धीरे धीरे रिमूव करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो हम टॉप से शुरू करते हैं, टॉप से लेके नीचे बॉटम तक के, पहले टॉप का पार्ट हम रिमूव करेंगे, देन टॉप से धीरे धीरे पार्ट रिमूव करते हुए हम बॉटम तक के आते हैं। और इस टाइप के मेथड को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे रॉक की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। दे आर अनस्टेबल अगर जो होते हैं, या जहाँ पे लूज सीमेंट होता है, वेदर्ड जहाँ पे रॉक होते हैं, वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, बेंच मेथड। तो बेंच मेथड का मीनिंग सजेस्ट करता है कि बेंच वाइज हम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे बोलो या नीचे से ऊपर, ठीक है। एक एक पोर्शन हम रिमूव करते हुए, एक्सकवेट करते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और इस तरीके से एक कंप्लीट टनल हमारी फॉर्म होती है, कंप्लीट टनल एक्सकवेट होती है।
सो दिस इज़ दी हीडिंग और बेंच मेथड, जहाँ पे हम वन बाय वन पोर्शन को अटेंड करते हुए, रिमूव करते हुए, एक्सकवेट करते हुए जाते हैं। और ये जो मेथड है लार्ज एरिया में होता है, लार्ज पोर्शन की ज़रूरत होती है हमें। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ रॉक अगर अच्छी ना हो तो यहाँ पे उस जगह पे हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट मेथड हमने देखा। ड्रिफ्ट मेथड में हमें सेक्शन बनाने होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ हमको टनल एक्सकेवेट करनी है वहाँ पे हम सेक्शन बनाते हैं। और सेक्शन बनाने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को सेक्शन वाइज एक्सकेवेट करते हैं, वन बाय वन एक्सकेवेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्टिंग। और फिर उस तरीके से हमारी जो टनल है वो बनती है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो मेथड है, ये भी हम अनस्टेबल रॉक में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रॉक क्वालिटी। सो यहाँ पे भी हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है, लिथोलॉजी रॉक फॉर्मेशन का ध्यान रखना होता है कि किस टाइप की रॉक फॉर्मेशन हमें मिल रही है। सो ये हो गए हमारे 3 मेन बेसिक से मेथड जो कि टनल बनाने में यूज़ होते हैं। नाउ वी विल सी दी शेप ऑफ द टनल्स। सो अब हमने मेथड्स ऑफ टनलिंग देख लिया। अब हम देखते हैं शेप ऑफ टनल। तो देर आर सो मैनी टाइप ऑफ शेप, अलग अलग डिपेंड करता है हमारे डिमांड पे, हमारे रॉक फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, शेप देने से पहले हमें ये देखना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि हमारा रॉक फॉर्मेशन कैसा है। हर कोई भी रॉक फॉर्मेशन पे हम कोई भी शेप नहीं बना सकते। तो डिपेंड करता है हमारा रॉक फॉर्मेशन, अगर जिस टाइप का हमारा रॉक मास है, रॉक फॉर्मेशन है, या सॉइल है, या माउंटेन है, उसके बेसिस पे ही हम शेप ऑफ टनल डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो शेप है और जो बहुत ही कॉमन है टनल शेप, वो है सर्कुलर शेप टनल, ठीक है। सो दीज टनल्स आर बेस्ट सुटेड इन नॉन कोहेसिव सॉइल। सर्कुलर शेप टनल्स आर जनरली यूज्ड फॉर वाटर एंड सीवेज कंड्यूट्स। तो जो सर्कुलर शेप टनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैक्सिमम जो ये सर्कुलर शेप टनल्स होते हैं ये हम बनाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। सो दिस इज़ सर्कुलर शेप टनल्स। ये सीमेंट ग्रूटिंग है और ये कंक्रीट ग्रूटिंग है, ठीक है। तो ये आपको पता है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की ग्रूटिंग करते हैं इन दी टनल। तो ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ये है हमारी सीमेंट ग्रूटिंग, और ये वाली जो चौड़ी लाइन है ये है हमारी कंक्रीट लाइनिंग। तो इस तरीके से हमारा एक टनल का शेप होता है, डिपेंड करता है हमारे सॉइल और रॉक फॉर्मेशन पे। तो मैक्सिमम जो सर्कुलर शेप सूटेबल होते हैं, बेस्ट सूटेबल होते हैं, वो होते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन वाले एरिया पे। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे ट्रैक के लिए टनल्स बना रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम हमको सर्कुलर शेप के टनल ही देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन को कट करते हुए बनाए जाते हैं, वेजिटेशन पार्ट को कट करते हुए बनाए जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम टाइम अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो सर्कुलर शेप टनल होते हैं वो हमारे रेलवे ट्रैक पे होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन शेप है टनल का। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर शेप, जहाँ पे रेलवे ट्रैक और रोड लाइंस के लिए हम बनाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टनल शेप्ड है, और ये मैक्सिमम सॉइल फॉर्मेशन पे ही हम ये टनल शेप देते हैं, ठीक है। ये है हमारा सर्कुलर शेप टनल, और ये हम सभी ने देखा है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो जो सर्कुलर शेप टनल है वो जनरली यूज्ड फॉर वाटर एंड सीवेज पाइप्स। तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं वाटर सप्लाई के लिए, ऑयल सप्लाई के लिए, सीवेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हम सर्कुलर शेप टनल का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट शेप ऑफ टनल। सो नेक्स्ट शेप है हमारा हॉर्स शू शेप टनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये रेलवे ट्रैक पे बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि सर्कुलर शेप और हॉर्स शू शेप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टनल्स होते हैं जो हमें रेलवे ट्रैक वाले लाइन पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं हॉर्स शू शेप टनल्स? इट्स फ्लोर इज़ फ्लैट, इट इज़ सूटेबल इन सॉफ्ट रॉक,
These tunnels are best suited for traffic purpose. तो ये ट्रैफिक पर्पस के लिए भी बेस्ट सूटेड होते हैं और ट्रैफिक और रेलवे लाइंस के लिए भी बेस्ट सूटेड टनल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि जिस तरीके का रॉक फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है उसके हिसाब से हम टनल का शेप डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली हमें जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छे अपीयरेंस के लिए नहीं बनाना होता है, हमें उसका एरिया, उसका कंडीशन, वाटर कंडीशन, उसका लिथोलॉजी देखकर ही हम शेप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इट विल बी वेरी लेंदी प्रोसेस टू प्रिपेयर द शेप फॉर द टनल्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो टनल है ये हॉर्स शू शेप का टनल है, ये फ्लैट होता है नीचे से और ये सूटेबल होता है सॉफ्ट रॉक में, मतलब सॉइल सेडिमेंट्स और सॉइल रॉक फॉर्मेशन में सूटेबल होता है और ट्रैफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हॉर्स शू शेप्ड का टनल शेप है और ये इसका एग्जांपल है। इस इमेज में आप देख सकते हो, दिस इज हॉर्स शू शेप टनल्स। नेक्स्ट है हमारा एग शेप टनल। सो दिस इज, ये इमेज में आप देख सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल egg shaped tunnel. It's like an egg and it is used for sewers. So ये egg shaped tunnels है, ये भी डिपेंड करता है रॉक लिथोलॉजी पे। ठीक है, तो जहाँ पे हमें जैसे टाइप की लिथोलॉजी उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमारा टनल का शेप क्या होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एग शेप्ड टनल, ये भी हम सॉफ्ट रॉक में इजीली बना सकते हैं। और ये हमारा हॉर्स शू शेप टनल्स जो हम सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल रॉक पे इजीली हम बना सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले हमने देखा सर्कुलर शेप टनल, दिस इज हॉर्स शू शेप टनल्स एंड दिस इज एग शेप टनल्स। इतने सारे टनल्स के शेप आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, इवन आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सा टनल के भी शेप होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, इस पे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये आपको पूरा एथीज लिखना है और यहाँ पे आपको डायग्राम भी निकालनी है। ठीक है, जिस तरीके से आपको डायग्राम दी गई है, जैसे सर्कुलर शेप है तो आपको सर्कुलर शेप निकालना है, हॉर्स शू शेप है तो आपको हॉर्स शू शेप निकालना है, उसके बाद एग शेप्ड टनल है तो आपको एग शेप निकालना है टनल का। ठीक है, और आपको उस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आता है डिफाइन द टनल्स एंड गिव्स इट्स क्लासिफिकेशन विद शेप ऑफ द टनल। तो ये आपको टनल शेप निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हॉर्स शू शेप टनल हमने डिस्कस किया है और एग शेप टनल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट शेप ऑफ द टनल्स। सो नेक्स्ट शेप है हमारा इलेप्टिकल शेप टनल्स। इलेप्टिकल शेप टनल्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और जो इलेप्टिकल शेप टनल्स होते हैं वो थोड़े बहुत एग शेप टनल जैसे ही दिखते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, दिस इज़ इलेप्टिकल शेप टनल्स बट लुकिंग लाइक एज एग शेप्ड, बट इसका थोड़ा सा पोस्चर या पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस, बट इट इज़ इलेप्टिकल शेप टनल्स और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका डायमीटर, रेडियस एग शेप से बहुत अलग होता है। ठीक है, और ये जो शेप टनल्स होते हैं इलेप्टिकल शेप टनल्स आर यूज्ड इन सुटेबल इन सॉफ्टर मटेरियल देन दी रॉक। तो ये वाले जो टनल्स है ये भी सॉफ्ट रॉक में ज़्यादा यूज़ होते हैं, सॉफ्टर मटेरियल होते हैं, मतलब जहाँ पे हमको सॉइल फॉर्मेशन या फिर लूज सेडिमेंट्स दिखते हैं वहाँ पर ये जो टनल्स है वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो सूटेबल होते हैं उस रॉक फॉर्मेशन के लिए। तो इलेप्टिकल शेप हो गया या फिर हॉर्स शू शेप या एग शेप्ड, वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम इलेप्टिकल शेप, एग शेप के टनल्स को बनाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बिकॉज इट विल सूटेबल फॉर दी सॉफ्टर रॉक एज़ कम्पेयर टू दी रॉक। सो यहाँ पे अगर सॉइल फॉर्मेशन है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल शेप टनल्स बनाते हैं। तो दिस इज़ द इमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल शेप टनल। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल शेप टनल और आपको एग्ज़ाम में इसकी इमेज और इसकी डायग्राम निकालनी है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर पूछा है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम और नोट्स में भी इसके डायग्राम दिए हुए हैं तो आप नोट्स पे प्रेफर कर सकते हो टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द शेप ऑफ द टनल, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
नाउ नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगुलर शेप टनल्स। रेक्टेंगुलर शेप टनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है, बट रेक्टेंगुलर शेप टनल्स अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। रेक्टेंगुलर शेप टनल्स बस छोटे छोटे पैसेज के लिए यूज़ होता है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो 1 किलोमीटर से भी अंदर होती है, कुछ सम वॉट मीटर्स में होती है। छोटे छोटे से पैसेज जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेलवे ट्रैक जा रही है ऊपर से, तो नीचे अगर रोड है तो वहाँ पे छोटा सा पैसेज जो जस्ट कुछ मीटर्स का होता है, वहाँ पर उस जगह पे आपको ऐसे टाइप के टनल्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो रेक्टेंगुलर होंगे। जो छोटे टनल्स होते हैं जिनका लेंथ ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता, जिनकी विथ भी ज़्यादा नहीं होती है, छोटे छोटे पैसेज जो होते हैं वो जस्ट फॉर इसलिए बनाए जाते हैं अगर इन केस ऊपर से कुछ रोड है, ब्रिज है या फिर रेलवे ट्रैक है, तो जस्ट टू अवॉइड दिस ट्रैक और उस ट्रैक को सपोर्ट देने के लिए टनल बनाए जाते हैं। जैसे नीचे से अगर रोड है और ऊपर से ट्रैक है, तो उस जगह पे आपको ऐसे टाइप के टनल देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये रेक्टेंगुलर होते हैं और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ सूटेबल फॉर पेडिस्ट्रियन टनल, और पेडिस्ट्रियन टनल्स के लिए यूज़फुल होते हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड रॉक दोनों में बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रैक के नीचे ही बनाते हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे। और रेक्टेंगुलर टनल्स आर ऑलमोस्ट नेवर यूज ड्यूरिंग दिस डेज। सो जो रेक्टेंगुलर टनल होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखने के लिए उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे छोटे छोटे से ड्यूरेशन है, मतलब कुछ समवॉट मीटर्स में, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लॉन्ग टर्न या लॉन्ग लेंथ की बात करें तो वहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर शेप के टनल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर टनल्स आर ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड ड्यूरिंग दिस डेज। सो इस इमेज में आप देख सकते हो, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर टनल। यहाँ रोडवेज है, रोड लाइन है। दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर टनल। ये एक पैसेज है, ठीक है, और ये उसकी डायग्राम है। तो इस तरीके की आपको सारी डायग्राम निकालनी है आपके नोटबुक में, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो आपको ऐसी डायग्राम निकालनी है, और ऐसी ही इलेप्टिकल है तो इसी टाइप की आपको इलेप्टिकल डायग्राम निकालनी है, ठीक है। तो ये नोट्स जो मैं आपको दूंगी उसमें डायग्राम तो है ही, तो उसका टेंशन नहीं है। तो आप नोट्स देख के भी डायग्राम निकाल सकते हो एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में ही पूछता है शेप ऑफ टनल, और इस पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछा है शेप ऑफ टनल तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना है, विथ 1 और 2 लाइन्स में, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ये हमारा कॉन्क्रीट लाइनिंग है, और दिस लाइन रिप्रेजेंट द सीमेंट ग्रूटिंग। तो इस तरीके से आपको डायग्राम निकालना है और आपको 1 बाय 1 सारे शेप ऑफ टनल्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमने आज देखा है मेथड्स ऑफ टनलिंग, जिसमें हमने 3 मेथड देखे हैं। पहला है फुल फेज मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है हीडिंग एंड बेंच मेथड। उसके बाद हमने देखा ड्रिफ्ट मेथड, ठीक है। फुल फेज मेथड में क्या होता है? फुल फेज मेथड में हम एट अ टाइम होल सेक्शन को में अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग, और हम धीरे धीरे एक्सकेवेशन करना शुरू करते हैं। फुल फेज मेथड जो होता है वो अनस्टेबल रॉक के लिए यूज़फुल नहीं होता, बिकॉज कोलैप्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते अनस्टेबल रॉक में। तो इसलिए फुल फेज मेथड जो है वो अनस्टेबल रॉक में यूज़फुल नहीं है। उसके बाद हमने देखा हीडिंग एंड बेंच मेथड। हीडिंग एंड बेंच मेथड में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, टॉप पोर्शन इन एडवांस ऑफ द बॉटम पोर्शन। सो धीरे धीरे हम नीचे जाते हैं और 1 बाय 1 एक पोर्शन को बेंच लाइक मैनर में एक्सकेवेट करते करते हम नीचे जाते हैं। इस तरीके से हम पूरी जो टनल है उसको एक्सकेवेट करते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ये भी यूज़फुल नहीं है, जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ रॉक हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे ये जो मेथड है वो यूज़फुल नहीं होता है। तो ये मेथड भी हम लूज सेडिमेंट्स या सॉइल फॉर्मेशन में करते हैं। उसके बाद लास्ट मेथड हमने देखा ड्रिफ्टिंग मेथड। तो ड्रिफ्टिंग मेथड में जैसे कि मैंने बताया कि टनलिंग कैरिड होती है फर्स्ट इन दी ड्रिफ्टिंग मैनर, जहाँ पे हम सेक्शन बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। सेक्शन 1 या ब्लॉक 1 हम उसको देते हैं, और एक एक ब्लॉक को
एक्सकवेट करते हुए धीरे धीरे हम अपने लेंथ को बढ़ाते हैं और आगे आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक साथ हम नहीं करते एट अ टाइम, एक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, उसको एक सेक्शन में डिवाइड करते हैं और वन बाय वन एक्सकवेट करते हुए हम टनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, टनल को एक्सकवेट करते हैं। तो इस तरीके से ड्रिफ्टिंग मेथड यूज़ होता है। और जो ड्रिफ्टिंग मेथड है, ये भी मेथड हम लूज सेडिमेंट और सॉफ्टर मटेरियल में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें हार्ड रॉक ना देखने के लिए मिले, ठीक है। बिकॉज़ ये भी जो मेथड होता है ये बहुत यूज़फुल होता है। और ड्रिफ्टिंग मेथड है और जो फुल फेज मेथड हीलिंग मेथड है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाउ-अ-डेज़। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्लास्टिंग से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है। और माउंटेन्स में हम करने की कोशिश, माउंटेन्स में हम टनल्स क्रिएट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजीनियर्स होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो माउंटेन्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उस जगह टनल को क्रिएट करना, टनल को एक्सकेवेट करना। और उसके जो एक्सपेंसिव होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो भी एक रीज़न होता है कि इसलिए अवॉइड किया जाता है। और अगर कोई ऑप्शन ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें रेलवे ट्रैक बनाना है और रेलवे ट्रैक का ट्रैक जो है वो उसी लाइन से जो गुजरता है और उसके बीच में हमें माउंटेन इनकाउंटर होता है बीच में, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें फिर ऐसे टाइम पे एक्सकेवेट करना ही होता है और टनल क्रिएट करना होता है। अगर अदरवाइज़ अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है टू एक्सकेवेट द टनल, तो हम माउंटेन को अवॉइड करके सॉफ्टवेयर मटेरियल के तरफ जाते हैं। बिकॉज माउंटेन का एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें ब्लास्टिंग भी करना पड़ता है और बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। माउंटेन में टनल क्रिएट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 और 3 इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अभी की जो टेक्निक्स है उसमें तो बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है। सो इसीलिए माउंटेन में टनल को क्रिएट करना या माउंटेन में टनल एक्सकेवेट करना बहुत हार्ड होता है, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही किया जाता है। सो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखे शेप ऑफ टनल्स। सो शेप ऑफ टनल कौन कौन से है, सबसे पहला है हमारा सर्कुलर शेप ऑफ टनल। उसके बाद हमने देखा हॉर्स शू शेप टनल्स, फिर उसके बाद एग शेप टनल्स, फिर इलेप्टिकल शेप टनल एंड देन रेक्टेंगुलर शेप टनल। तो ये जो 5 टाइप के शेप है टनल्स के, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको नोट डाउन करना है। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको विथ डायग्राम इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप डायग्राम नहीं निकालोगे, जस्ट आप शेप ऑफ टनल लिख दोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इट विल बी वेरी क्लियर कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम निकालना है, और अगर नहीं आता है तो जो पूछा है आपको वही लिखना है, ठीक है। सो डेट्स इट, यहाँ पे हमारा टनल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपका सेशन एक्सटेंड होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगी, अदरवाइज़ ये आपका लास्ट लेक्चर है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है अदर नोट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको जैसे कि मैंने बताया है कि सारे नोट्स मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। कुछ नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं विथ योर ओन, विद दी हेल्प ऑफ लेक्चर सीरीज़ आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। और जो डिफ़िकल्टी होती है, जो पॉइंट्स या टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मे बी ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और ये इस टाइम का जो था सेशन ऑनलाइन था, तो मुझे पता है ऑनलाइन बहुत डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए, और ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता है। बट एज अ फैकल्टी हम ट्राई करते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। हम बहुत मेहनत करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए। वैसे तो हमारा सेशन अब कंप्लीट हो चुका है, दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर। और अगर एक्सटेंड होता है हमारा सेशन तो 1-2 टॉपिक है,
जो मैं लूँगी, अदरवाइज़ मैं उसके नोट्स दे देती हूँ आपको, ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो आप वो प्रेफर कर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुद के सेल्फ नोट बनाइए, प्रैक्टिकल अच्छे से अटेंड कीजिए, प्रैक्टिकल लेक्चर देख लीजिए। और जिनके न्यू एडमिशन है प्लीज़ प्रैक्टिकल नोटबुक रेडी करके रखिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। आपके जो प्रैक्टिकल असेसमेंट मार्क्स है आपके प्रैक्टिकल बुक से ही मिलेंगे, ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर योर डाउट, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी सब्जेक्ट को या कोई भी लैंग्वेज को आप लाइटली मत लीजिए। हर चीज़ में होप है, हर चीज़ में स्कोप है, ठीक है। तो चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें नहीं पता है कि इन फ्यूचर हम किस से टैकल करेंगे, ठीक है। तो हर पॉइंट्स, हर जो सब्जेक्ट, जैसा बोलते हैं जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ उसे समेट लेना चाहिए। सो डेट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक को, हर लेक्चर, हर सब्जेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है। और इन फ्यूचर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू फेस करते हो, तो ये सारे जो बेसिक से पॉइंट्स है आपको वहाँ पे रिकॉल हो गए, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर जो जो आपने पढ़ा है वो आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी को लाइटली मत लीजिए, दिस इज़ वेरी बेसिक सब्जेक्ट फॉर योर कंसर्न, ठीक है। और ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज ये टाइम बहुत क्रूशियल है फॉर ऑल ऑफ अस, एज ए स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी, ठीक है। वैसे भी एक साल हम सबका थोड़ा वेस्ट हो ही चुका है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। सो उस चीज़ को हील कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सो दैट्स इट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी रहिए। थैंक यू।